जा रहा था और वो सवाल ये था कि सर क्या अभी मार्केट बहुत ज्यादा महंगा है? महंगा यानी क्या अभी मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और ये वैल्यूएशन ज्यादा होने की वजह से ही अभी कुछ टाइम से मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए देखिए यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का जो पी रेशो है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है, उसका चार्ट दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में कोविड क्रैश होने से पहले हमारा जो निफ्टी है वो अराउंड 12,000 पॉइंट्स के आसपास था और इस टाइम इसका जो पी रेशो है वो अराउंड 28 के आसपास था। और जब कोविड क्रैश हुआ तो निफ्टी का पी रेशो अराउंड 16 के नीचे चला गया था और उस टाइम निफ्टी अराउंड 7,800 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा था। और बाद में क्या होता है, मार्केट में बुल रन आता है और बुल रन आने की वजह से निफ्टी का जो पी रेशो है वो 40 के ऊपर चला जाता है और ये समय जनवरी 2021 से लेके अप्रैल 2021 तक का समय है। तो उसके बाद देखिए निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है। निफ्टी में साइडवर्ड मूवमेंट होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है। लेकिन इसी टाइम पीरियड में निफ्टी का जो पी रेशो है वो लगातार नीचे होता है, यानी वैल्यूएशन कम होता जाता है और जुलाई 2022 के आसपास तो निफ्टी का पी रेशो 20 के नीचे था और अभी ये धीरे धीरे स्टेबलाइज होकर निफ्टी का जो पी रेशो है वो प्रेजेंटली अराउंड 20.6 के आसपास है। यानी अभी अगर आप देखें तो निफ्टी का जो पी रेशो प्री कोविड लेवल के पहले था उससे वो अभी कहीं गुना सस्ता है, क्योंकि प्री कोविड लेवल से पहले तो निफ्टी का पी अराउंड 28 के आसपास था और अभी वो अराउंड 20 के आसपास है, टू बी प्रिसाइज 20.6 के आसपास है। आई डोंट अंडरस्टैंड इस वैल्यूएशन पे मार्केट क्यों महंगा है। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब निफ्टी 12,000 के आसपास था उस टाइम उसका पी रेशो 28 के आसपास था और आज के टाइम में निफ्टी 19,000 से भी ज्यादा ऊपर है और आप बोल रहे हो इसका वैल्यूएशन 20.6 के आसपास है, ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 100 रुपए के आसपास है और ये कंपनी अराउंड 10 रुपए प्रति शेयर का अर्निंग्स पर शेयर कमाता है और अभी इसका पी रेशो क्या होगा? पी रेशो का फॉर्मूला है स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, जो कि होगा 100 रुपए डिवाइडेड बाय 10 रुपए। तो यहाँ पर पी रेशो आएगा अराउंड 10 का, यानी अभी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो अराउंड 10 प्राइस टू अर्निंग्स रेशो के आसपास है। तो अभी मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से डबल होकर 200 रुपए हो जाता है, तो अभी क्या यहाँ पर इसका वैल्यूएशन भी डबल होना चाहिए? हाँ, ये पॉसिबल है अगर स्टॉक प्राइस के साथ अर्निंग्स पर शेयर नहीं बढ़ता है, यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है या कंपनी का जो कमाई है अगर वो स्टॉक प्राइस के साथ नहीं बढ़ता है तो वहां पर उसका वैल्यूएशन भी स्टॉक प्राइस के साथ इंक्रीज होता जाएगा। यानी अभी भी अगर अर्निंग्स पर शेयर 10 रुपए है तो पी रेशो कितना हो गया? 200 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 20। यानी कंपनी का कमाई नहीं बढ़ा है लेकिन सिर्फ स्टॉक प्राइस बढ़ा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ गए हैं। लेकिन अभी मान लीजिए स्टॉक का प्राइस 200 रुपए हो गया लेकिन कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भी 10 रुपए से बढ़ के 50 रुपीज हो जाता है, तब पी रेशो क्या होगा? 200 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल्स टू 4। यानी भले ही यहाँ पर स्टॉक का प्राइस डबल हुआ हो लेकिन अभी भी इसका जो वैल्यूएशन है वो इसके अर्निंग्स के कंपैरिजन में सस्ता है एंड फॉर दैट रीजन इसका पी रेशो 4 है। और इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता रहता हूं कि स्टॉक प्राइस देखने से वैल्यूएशन पता नहीं चलता है। अगर वैल्यूएशन देखना है तो अर्निंग्स पर शेयर हमें देखना पड़ेगा और पी रेशो देखना पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, बट ऑन द सरफेस बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स या बहुत सारे इन्वेस्टर्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशो को बेंचमार्क कंसीडर करते हैं। तो इसलिए जस्ट बिकॉज कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है या स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक महंगा हो रहा है। स्टॉक असलियत में महंगा है या नहीं उसको जानने के लिए हमें कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर या नेट प्रॉफिट देखना चाहिए और अगर कंपनी का जो अर्निंग्स है वो स्टॉक प्राइस के साथ ही ग्रो हो रहा है तो देन ये ऑटोमेटिकली स्टॉक के पी रेशो में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने इस एग्जांपल के केस में देखा है। तो इस तरीके से प्राइस बढ़ने के बावजूद भी कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा है हम उसका एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी निफ्टी के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ है। अभी यहाँ पर निफ्टी का वैल्यू बढ़ने के बाद भी इसका वैल्यूएशन क्यों गिर रहा है? क्योंकि अगर आप इसका अर्निंग्स पर शेयर देखेंगे तो जैसे जैसे निफ्टी बढ़ा है निफ्टी इंडेक्स में जो स्टॉक्स एडेड है उनका अर्निंग्स भी प्राइस के साथ बढ़ता जा रहा है और जैसा कि हमने एग्जांपल के केस में देखा था अगर प्राइस के साथ अर्निंग्स भी बढ़ता है तो वहां पर वैल्यूएशन वहीं का वहीं रहता है। अगर मान लीजिए अर्निंग्स जो है वो प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ता है, जैसा कि अभी यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं जहां पर ये जो ग्रीन लाइन है वो निफ्टी के अर्निंग्स को रिप्रेजेंट करता है और ये ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं निफ्टी का जो प्राइस लाइन है, जो पिंक लाइन है इससे ऊपर है, यानी यहाँ पर प्राइस जितना बढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा इनके अर्निंग्स पर शेयर बढ़ रहा है एंड फॉर दैट रीजन निफ्टी का वैल्यूएशन जो है वो पहले के कंपैरिजन में यानी प्री कोविड लेवल के कंपैरिजन में अभी भी सस्ता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि अभी निफ्टी सस्ता है तो इसकी वजह से मार्केट में करेक्शन होगा या नहीं होगा, ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि मार्केट में करेक्शन हो गया या नहीं होगा इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स अलग है, जिसको हमने लास्ट 2-3 वीडियोस में डिस्कस किया है। एक है बॉन्ड यील्ड, दूसरा है ऑयल प्राइसेस, तीसरा है हमारे आने वाले इलेक्शंस और दिसंबर में तो हमारे स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और उसके साथ साथ इजराइल और हमास के बीच में वॉर हो रहा है और इस वॉर में कभी भी एस्केलेशन होने का चांसेस है जो मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्या होगा ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है, लेकिन एक सिंपल सा गेम प्लान ये हो सकता है कि सस्ते वैल्यूएशन पे खरीदते जाओ और महंगे वैल्यूएशन पे बेचते जाओ। लेकिन हाँ, ये बोलने में तो बहुत सिंपल है लेकिन इसको करने के लिए थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस चाहिए होगा। सिंपल है, मार्केट अगर बढ़ रहा है तो ग्रीडी यानी लालची नहीं होना चाहिए और अगर मार्केट गिर रहा है तो डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आज बहुत सारे कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है तो उन्हें भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है इसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं
हैं और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ हमारे Q&A सेशन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और हमारे स्पेशल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे लर्निंग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको हमारे चैनल के ऊपर जो ज्वाइन बटन है वहां से मिल जाएगा। वही अगर आप लर्निंग कम्युनिटी बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप लर्निंग कम्युनिटी बाय एंड सेल कॉल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें, क्योंकि यहाँ पर हम बाय एंड सेल कॉल नहीं देते हैं और सेबी के अकॉर्डिंग ये इलीगल है। वही अगर आपको Q&A सेशन में कंपनीज के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है या हमारे स्पेशल डिस्कशन वीडियोस देखना है तो उसके लिए आप हमारे लर्निंग कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आज का सबसे पहला कंपनी है जिसका क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है, वो है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड। और इस कंपनी के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये मैकडॉनल्ड्स के जो रेस्टोरेंट्स है उसको एस्टैब्लिश और ऑपरेट करता है वेस्ट और साउथ इंडिया में। और करंटली ये कंपनी अराउंड 319 मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स और 223 मैककैफे आउटलेट्स को वेस्ट और साउथ इंडिया में मैनेज कर रहा है और इस कंपनी के अराउंड 10,000 एम्प्लॉइज है। और अभी इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है और सितंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 615 करोड़ का नेट सेल्स किया है। कंपनी ने अराउंड 98 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है और कंपनी ने अराउंड 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। तो अभी यहाँ पर स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो हमें कोई भी अंदाजा नहीं आएगा, तो इसलिए हमें इसको लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ रिजल्ट्स कंपेयर करने पड़ेंगे और प्रीवियस क्वार्टर के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा, ताकि हमें एक रिलेटिवली डेटा मिल पाए। तो अगर आप इसको सितंबर 2022 के क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में 7.5% का ग्रोथ हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मात्र 2.1% का, वही नेट प्रॉफिट में 31.3% का नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उसके बाद अगर आप लास्ट क्वार्टर यानी जून 2023 के क्वार्टर के साथ इसको कंपेयर करके देखेंगे तो सेल्स में 0% का ग्रोथ हुआ है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर कंपनी के सेल्स ऑलमोस्ट सेम है, 615 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में -5.8% का नेगेटिव ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में -24.1% का नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों में नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक ने सितंबर 2023 के क्वार्टर में अराउंड 26,858 करोड़ का सेल्स किया है। और बैंकिंग कंपनीज के केस में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज देखें। और ये फाइनेंसिंग मार्जिन क्या होता है? कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रहा है और कंपनी को जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है फाइनेंसिंग मार्जिन। और ये फाइनेंसिंग मार्जिन आपको ये बताता है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वहां पर कंपनी कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एंड ऑफ कोर्स बैंक का ये अकेला इनकम नहीं होता है, बैंक के कुछ और भी रेवेन्यू सोर्सेस होते हैं जिसको अदर इनकम में दिखाया जाता है। लेकिन जो कोर बैंकिंग बिजनेस है उसको एनालाइज करने के लिए जो फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज होता है उसको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अभी ये फाइनेंसिंग मार्जिन सितंबर 2023 के क्वार्टर में -1% था और कंपनी का नेट प्रॉफिट 1990 करोड़ के आसपास था। और वही अगर आप इसको सितंबर 2022 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो सेल्स में 30.5% का ग्रोथ हुआ है और उस टाइम फाइनेंसिंग मार्जिन जो था वो -10% था, जो कि अभी बहुत हद तक इंप्रूव होकर -1% हो गया है। और उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 301.2% का ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया है। और वही अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो सेल्स में 4.6% का ग्रोथ हुआ है और लास्ट क्वार्टर में फाइनेंसिंग मार्जिन -5% था, जो कि इस क्वार्टर में इंप्रूव होकर -1% हो गया है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट में 46% का ग्रोथ हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और पंजाब नेशनल बैंक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहां पर मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर आप सितंबर 2022 में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था उसको अगर आप सितंबर 2023 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर के होल्डिंग में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एफआईएस का होल्डिंग 1.43% बढ़ा है, डीआईएस का होल्डिंग 1.51% बढ़ा है। और यहाँ पर इन दोनों को शेयर्स बेचा है पब्लिक ने, जिनका शेयर होल्डिंग 2.92% कम हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसने सितंबर 2023 के क्वार्टर में 625 करोड़ का सेल्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 39 करोड़ है और नेट प्रॉफिट जो है वो 11 करोड़ है। और इसको अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो सेल्स में 0% का ग्रोथ हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में 34.5% का ग्रोथ हुआ है और नेट प्रॉफिट में 22.2% का ग्रोथ हुआ है। और वही अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो सेल्स में -10.6% का नेगेटिव ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में -49.4% का ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में -71.1% का नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा क्यूरियस था कि इस कंपनी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतना बड़ा गैप क्यों है? तो इसके लिए मैंने जब प्रीवियस डेटा चेक किया तो मुझे ये दिखा कि कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स है वो कंपैरेटिवली बाकी क्वार्टर्स के कंपैरिजन में बहुत पुअर होता है या बहुत कम होता है। और इसी बात को बैक करने के लिए एज अ प्रूफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लास्ट 3 इयर्स का जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स है उन्हें यहाँ पर डिस्प्ले किया है। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि हर साल कंपनी के जो रिजल्ट्स है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट वो बाकी क्वार्टर्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली पुअर होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग जो रीजन मुझे समझ आएगा मैं आपके रेफरेंस के लिए उसे हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। एंड बाय द वे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है बजाज फिनसर्व लिमिटेड।
और बजाज फिनसर्व ने सितंबर 2023 के क्वार्टर में 26,023 करोड़ का सेल्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,950 करोड़ के आसपास है और नेट प्रॉफिट 3,756 करोड़ के आसपास है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स में 25.1% का ग्रोथ हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 34.7% का ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में 25.3% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन वही अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 11.8% का सेल्स ग्रोथ, 6.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ और मात्र 1.3% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। एंड ऑफ कोर्स पहले के कुछ वीडियोस में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बजाज के जो फाइनेंशियल कंपनीज है वो कैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ये जो न्यू जनरेशन फिनटेक कंपनीज है जैसे कि जीपे है और फोन पे है या पेटीएम है उनके अगेंस्ट कंपीट करने के लिए कैसे तैयार हो रहा है, उसको हमने वहां पर डिस्कस किया है। एंड एज ए इन्वेस्टर्स हमें भी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे जो ट्रेडिशनल एनबीएफसीज है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है वो ये जो न्यू जनरेशन कॉम्पिटिशन है इसके लिए कैसे तैयार हो रहा है उसको समझना भी हमें बेहद जरूरी है, जिससे हमें कंपनी के जो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है उसके ऊपर एक फेयर आइडिया मिल जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी का क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी तक नहीं आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज आया है कंपनी के ऑर्डर बुक के रिलेटेड। तो इस कंपनी को एक नया डेवलपमेंट ऑर्डर मिला है जिसके अंडर ये 50.4 मेगावाट्स का विंड पावर प्रोजेक्ट करने वाला है जूनिपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के लिए। और इस प्रोजेक्ट के लिए सुज़लॉन जो है अराउंड 16 विंड टर्बाइन जनरेटर्स को इंस्टॉल करने वाला है, जहां पर ये अपने HLT टावर का इस्तेमाल करेगा जो कि इसका नया प्रोडक्ट है जिसका रेटेड कैपेसिटी अराउंड 3.15 मेगावाट्स ईच है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये गुजरात द्वारिका डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय 2025 सुज़लॉन इस प्रोजेक्ट को कमीशन कर देगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप सुज़लॉन के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स में एक्सीलेंट टर्न अराउंड हुआ है और ये टर्न अराउंड मेनली हुआ है बिकॉज ऑफ डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, जिसके अंडर सुज़लॉन का जो डेट है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है और अभी अगर आप देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी बन गया है। और लास्ट 4 क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो कंपनी ने कलेक्टिवली अराउंड 555 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। बट हाँ, यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉशन ये रहेगा कि वो कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसको क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, जिसके चलते क्या कंपनी का डेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये इन्वेस्टर्स को हर क्वार्टर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सुज़लॉन के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फिर से डेट को एक्यूमुलेट ना करे। और प्रेजेंटली कंपनी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर फोकस कर रहा है, अगर उसके ऊपर फोकस जारी रखेगा देन आई डोंट थिंक सो सुज़लॉन के बिजनेस में कोई बाधा आना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सुज़लॉन के बारे में आपका ओपिनियन क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसके साथ साथ आज का वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट